Good morning, students. Now I am sharing the screen with you. कल वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था विद इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके एलिमेंट्स हमने किए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने स्टडी की थी, जिसमें मैंने बताया था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आते हैं। उसके बाद हमने किया था इकोनॉमिक सिस्टम। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हमने कल स्टडी किया था, कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद हमने फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट स्टार्ट की थी। मैनेजमेंट मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं जो हमें प्रॉपरली करने पड़ते हैं सो दैट हमारा जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से हम मैनेज कर पाए और वो अच्छी तरह से रन करें इन ऑर्डर टू मीट आवर एम्स, फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, ये सारे इसके फंक्शंस थे। फिर हमने किया था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में मैंने आपको बताया था कि जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ हो गए, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, जो कि सारी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी कंपनीज के, उनकी इंडस्ट्रीज के, वो पूरा लेआउट प्लान बनाते हैं उसका। फिर उसको अपने बिजनेस को वो ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में, ग्रुप्स में। फिर वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे उन्होंने जो उनके सीनियर पोजीशन है, जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है, वो अपॉइंट करते हैं, उनको गाइडलाइंस देते हैं, उनको सब कुछ प्रॉपरली कैसे उन्होंने अपने जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके साथ कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है, क्या उनका प्लान है, वो सारा जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो बनाती है और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैंने आपको कल भी बताया था कि ये हेड होते हैं डिपार्टमेंट्स के। स्मॉल एंटरप्राइजेस में, छोटे कंपनीज में एक ही हेड होता है जो सब कुछ करता है, बट बिग एंटरप्राइजेस में क्या होता है कि हर एक लेवल पे आके आपके डिफरेंट डिफरेंट जो हेड होते हैं वह अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि जो जूनियर लेवल के बंदे होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। उनको सीनियर लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जूनियर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। सो दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड दे प्रोवाइड गाइडलाइंस, पॉलिसीज जो भी है, वो जो उनके अंदर अंडर काम करते हैं उनको उन्होंने वो सारी चीजें जो है वो बतानी होती है, उनको गाइड करना होता है। लोअर लेवल में मैंने आपको बताया था लाइक सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन हो गया, सुपरिटेंडेंट्स हो गए, आपके सेल ऑफिसर्स हो गए, अकाउंट ऑफिसर्स हो गए, वो सारे, जिसमें टेक्निकल स्टाफ भी आता है और नॉन टेक्निकल स्टाफ भी आता है, जो ऑर्डर्स को इशू करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं डे टू डे जो एक्टिविटीज है उनको, उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको कैसे उन्होंने जो डेली का रूटीन वर्क है वो कैसे करना है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने उस चीज को इवेल्युएट करना होता है। तो ये किसका काम है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद वो अपने वर्कर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं सो दैट जो काम है उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। क्लियर था यहाँ तक स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, नेक्स्ट हमने किया था कल स्टार्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था इसके फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। हमने कल 2 फंक्शंस किए थे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग यस में मैंने मैम। आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज मतलब इसमें हम प्लान करते हैं, हम इसको जज करते हैं, इमेजिनेशन, टोटली इमेजिनेशन होती है। हम सोचते हैं कि हमने ये काम इस तरह से स्टार्ट करना है, हमारे ये रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, ये चीजें होंगी तब हम अपना जो डिजायर रिजल्ट है, जो भी हमारा एम है, वो फुलफिलमेंट होगा। What to do, how to do, when to do and who is to do it. This is totally a planning. And before starting any business हमें proper planning करनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग होगी
तभी जो हमारा एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हम पूरा कर पाएंगे। उसके बाद हमने सेकंड किया था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल contributing their efforts towards attainment of certain common objective। ऑर्गेनाइज का मतलब कि होता है कि किसी चीज को एक प्रॉपर मैनर में हमने अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। अब कंपनीज में अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, कोई बंदा दूसरा काम कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे फुलफिलमेंट होगा? तो ऑर्गेनाइज इस वे में करते हैं कि 10 पीपल्स इन अ ग्रुप ये पर्टिकुलर टास्क करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले जो है वो ये वाला टास्क करेंगे, सो दैट वो जो काम है वो जल्दी हो जाए और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें बहुत सारे बंदे इंक्लूड होते हैं जो अपने अपने एफर्ट्स देते हैं, अपना अपना काम करते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिलमेंट होता है। इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम देंगे तो वो अपने एफर्ट्स लगा के अपना जो काम है वो प्रॉपरली करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कल किया था। नेक्स्ट इज जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग एज ए नेम सजेस्ट, उसी से पता लग रहा है कि स्टाफ को रखना। ठीक है, जो भी हमारी वैकेंसीज हैं, जो भी हमारी वेकेंट पोजीशंस हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हमने राइट टाइम में फुल करना। फिलिंग द वेकेंट पोजीशन ऑफ द राइट पर्सनल एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। बंदा भी सही होना चाहिए, जॉब भी सही होनी चाहिए, और टाइम भी जो हमारा है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वैकेंसी खाली है तो हमने उसको फिल नहीं करना। अगर हम उसको फिल नहीं करेंगे तो जो हमारा वर्क है वो लैग हो जाएगा, मतलब हमारा जो काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जितनी भी वैकेंसीज हैं उसे हमने फुल करना ही होता है। फिल करके अगर हमारा पूरा जो है, जितने भी हमें बंदों की रिक्वायरमेंट है, अगर वो रहेंगी तभी जो हमारा काम है वो सही मायने में आगे जाएगा। तो स्टाफिंग के लिए क्या है, कितनी हमें मैन पावर चाहिए, इसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें 2 बंदे चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, कितने चाहिए। तो मैन पावर प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी, फिर उनकी हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, और अगर कोई बंदा काम अच्छा नहीं कर रहा है तो हमें रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ सकती है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किस बेसिस पे? वो डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट में किस बंदे की रिक्वायरमेंट है। अगर टेक्निकल स्टाफ चाहिए तो हमें प्रॉपर डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, उनको एक्सपीरियंस भी हम देखते हैं। नॉन टेक्निकल है तो हम वैसे बंदे रखते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी है, प्रॉपर ट्रेनिंग जाती है कि कैसे काम करना है, किस वे में करना है। तो वो सारा जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आता है। उसके बाद आता है अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। अप्रेजल क्या होता है? हमारा इंक्रीमेंट। हमने बंदे को रखा, हमने उसको ट्रेनिंग दी, हमने उसका वर्क को इवेल्युएट किया, तब हम डिसाइड करते हैं कि हाँ जी हमने इसको इतने परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो देना है, या आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर्स हमने इसको प्रमोट करना है, एंड दिस मच ऑफ अप्रेजल विल बी गिवन टू दिस पर्सन। तो वो जो सारा है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। क्या होता है कि कंपनीज में लाइक अगर हम स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में ट्रेनी केमिस्ट की पोजीशन पे हम जाते हैं। ट्रेनी केमिस्ट में हम 1 ईयर तक ट्रेनी केमिस्ट ही रहते हैं, जहाँ पे हमें वो पूरी ट्रेनिंग देते हैं, कैसे काम करना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, उसके बाद डिसाइड किया होता है कि आफ्टर 1 ईयर इसकी प्रमोशन भी होनी है, इसका इंक्रीमेंट भी होना है। सो 30% राइज भी मिलता है, 15% राइज भी मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जो प्रमोट करते हैं उसमें हम बनते हैं रिसर्च एसोसिएट 1। फिर आफ्टर 2 ईयर्स फिर से प्रमोशन होते हैं। तो ये जो पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग, ये कौन ड्राफ्ट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ड्राफ्ट करती है, जो हमने पहले स्टडी किया था। तो स्टाफिंग में हमारा आ गया अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। जो गाइडलाइंस होती है, जो पॉलिसी जो ड्राफ्ट करते हैं, उसमें लिखा होता है कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एट एनी टाइम आपको किसी उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तब वो आप एग्रीमेंट जो है वो साइन करते हो और फिर आपकी जो है वो प्लेसिंग होती है।
अप्लाई लास्ट इज एम्प्लॉय रेम्युनरेशन। सो ये था हमारे स्टाफिंग के कि कैसे हमने स्टाफिंग करनी है। उसके बाद फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना। यस मैम। ठीक है। डायरेक्शंस में क्या होता है कि हम ऑर्डर देते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए। ठीक है। ऑर्डर ही देना नहीं होता इसमें, हम मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है। मोटिवेट करते हैं या हम अपने जो हमारे साथ काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कि हाँ जी ये काम इस तरह से आप करोगे तो ये जो रिजल्ट है ये आपको मिलेगा। ये डायरेक्शंस जो है ऐसे नहीं हम देते कि हाँ जी हम सीनियर है तो हमें डायरेक्शंस देनी है। नो, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड मोटिवेशन एंड लीडिंग द सबऑर्डिनेट्स। हमने अपने जो साथ काम करते हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सो दैट अगर हम उनको किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन देते हैं तो उनको बुरा नहीं फील होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑर्डर्स देने, इस तरह से हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है सो दैट वो बंदा कहे कि हाँ ये मेरा काम है एंड आई हैव टू डू इट ऑन टाइम, सो दैट आई विल फुलफिल माई एम। जो कंपनी का एम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है, वही उसके एम्प्लॉय का भी एम है। तो हमने डायरेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्टिंग इन्वॉल्व द ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द सबऑर्डिनेट्स, सो दैट जो भी हमारे ऑर्गेनाइज के गोल्स हैं वो फुलफिल हो सके, बट विद द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट नहीं होगा तब कभी भी हमारा जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से रन नहीं कर पाएगा। तभी ये जो सारी चीजें ये इंटरलिंक्ड होती हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा रिलेशन है विद अवर एम्प्लॉयज वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो बहुत अच्छा होगा तभी हमारा जो बिजनेस है हम उनको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। The manager have the responsibility of guiding and supervising their subordinates. तो जो कंपनी का जो हेड होता है या उसके नीचे जो उसके मैनेजर्स होते हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपर गाइड करें, उनको सुपरवाइज करें कि हाँ जी वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लाइक अगर हम अपने बिजनेस की बात करेंगे कैमी शॉप की, तो कैमी शॉप में आप है ऑनर है, ठीक है, आप एक और एम्प्लॉय अपने साथ रख रहे हो। अगर वो आपके कहने पे काम नहीं करेगा तो आपको बुरा फील होगा और जो आपका बिजनेस है, जो आपका एम है उस बिजनेस का, वो अच्छा नहीं होगा। तब आपने उसको ऐसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, ऐसे ऑर्डर्स देने हैं, उसको मोटिवेट करना है कि हाँ जी ये काम आपने ही करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इस ऐसे ऐसे इसको काम को करना है, फिर वो अच्छी तरह से काम करेगा। देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली टू सुपरवाइज, कि आपने सिर्फ देखना है कि वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज डायरेक्टिंग। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो परफॉर्मेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी तरह से हो रही है, टू फुलफिलमेंट जो भी उसके प्लान्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कंट्रोल बहुत होना जरूरी है कि जो भी अगर कंट्रोल नहीं होगा तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। डायरेक्शंस दे दी आप लोगों ने, ठीक है, डायरेक्शंस देने के बाद अगर आपका कंट्रोल ही नहीं है, अगर वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल हो जाएगा? डायरेक्टिंग के बाद जो मेन आता है दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हमने कैसे कंट्रोल करना है। अगर कोई काम नहीं हो रहा, अगर किसी काम को करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमने उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उन चीजों को हमने कंट्रोल करना है, सो दैट जो भी हमारा पहले से प्लान ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाए। ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने किए, 6 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है, जैसे हम कंट्रोल करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट करना है सभी के साथ सो दैट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा इंडस्ट्री। इन द वेरी फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि जो कमर्स है, जो हमारा बिजनेस है,
बिजनेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक कमर्स था और एक था हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री उस टाइम मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है, सेकेंडरी होती है और टर्शरी इंडस्ट्रीज होती हैं। और कमर्स में हमने किया था ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड, जो उसके एक्टिविटीज जो उसकी ऑक्सिलरीज हैं ट्रेड की। आज हम डिटेल में करेंगे इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से क्या है, हमारा बिजनेस एक्टिविटी है, ये हमारा बिजनेस ही है, एक्टिविटी है उसकी। बहुत तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। इंडस्ट्रीज का मेन काम क्या होता है कि उन्होंने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। मेन फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हुई वहां पे उसकी कोई भी मटेरियल उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी फैब्रिकेशन होती है प्रोडक्ट्स की, सो दैट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली हमारी इंडस्ट्री से निकले और कंज्यूमर्स के पास जाए, आइदर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर और आइदर थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स, जो हमने किया था। सो इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन होती है, प्रोसेसिंग होती है, फैब्रिकेशन होती है प्रोडक्ट्स की। जो प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्रीज के, लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है वो डायरेक्टली किसके पास जाना है, कंज्यूमर्स के पास ही जाना है, हम लोगों ने ही उसको खरीदना है। या कई बार क्या होता है कि लाइक इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हमारी किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए एक स्कीम होती है, रिएक्शन स्कीम होती है। तो उसमें हमारा स्टार्टिंग जो मटेरियल होता है वो होते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स और सॉल्वेंट्स को हम इकट्ठे यूज करते हैं। रॉ मटेरियल्स हमने कोई भी लिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन स्कीम ऑफ दैट प्रोडक्ट, हमने सिलेक्ट किए रॉ मटेरियल्स, हमने सॉल्वेंट्स लिए, उनकी रिएक्शन होती है जब हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं और उससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है। अब कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी वाली एमएनसी होगी, वो तो डायरेक्ट हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सिंथेसिस करता है। और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स वो खुद बनाते हैं और कुछ रॉ मटेरियल वो परचेज करते हैं फ्रॉम द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो एक स्मॉल स्केल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल यूनिट होती है, वो एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल बनाने के लिए ही यूज होती है। लाइक पीसीएम है, पीसीएम के लिए जो भी सॉल्ट हमारा यूज होता है वो बहुत सारी कंपनीज जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं। तो वो जो सॉल्ट है वो बड़ी कंपनीज वो छोटी कंपनी से डायरेक्टली परचेज कर लेती हैं। तो हमारी इंडस्ट्रीज में एक डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट। उसका काम क्या होता है कि उन्होंने वेंडर्स को ढूंढना होता है कि इस रॉ मटेरियल के या इस सॉल्वेंट के, लाइक एसीटोन खरीदना है किसी कंपनी ने, तो वो एसीटोन के जितने भी वेंडर्स हैं, नियर बाय हो गया या विद इन इंडिया हो गया, ठीक है, किसी दूसरी स्टेट में हो गया, तो वो वेंडर्स ढूंढते हैं कि ये वाली कंपनी इस रेट पे ये रॉ मटेरियल या ये वाला सॉल्वेंट्स जो है ये बनाते हैं और इनका ये पर्टिकुलर प्राइस है। तो वो एक पूरा बनाते हैं, वेंडर की लिस्ट बनती है उनके पास। तो जहां से उनको फिजिबल लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर कंपनी से खरीदना चाहिए, तो वो वहां से परचेज करते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या है, या तो वो खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि कंज्यूमर यूज करते हैं, या जो इंडस्ट्री है वो दूसरी इंडस्ट्रियल हाउस के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो यूज करते हैं अपना प्रोडक्ट को बनाने के लिए। क्लियर। और जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है, जो फाइनल कंज्यूमर्स यूज करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स हो गए। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं कि जो हम यूज करते हैं दूसरे गुड्स को बनाने के लिए। कंज्यूमर गुड्स हो गए जो डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, लाइक एक ने कम वाली जो ड्रग है वो बनाई और वो डायरेक्टली उसने मार्केट में सेल कर दी, ठीक है, और कंज्यूमर्स ने वो जो है वो परचेज कर लिया। अब कोई कंपनी है वो सॉल्ट बना रही है, तो दूसरी जो कंपनी है उसने वो सॉल्ट खरीदा और वो सॉल्ट खरीद के उसने अपना जो प्रोडक्ट है उसको बनाना स्टार्ट किया। तो वो कौन से गुड्स हो गए, प्रोड्यूसर गुड्स। और जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जा रहे हैं, जो फाइनली यूज्ड हो रहे हैं कंज्यूमर के पास, वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है वो हमारी चार उसमें क्लासिफाइड है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कि पर्टिकुलर कंपनी कौन सा गुड जो है वो बनाएगी, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी।
सेकेंड इज बेस्ड ऑन द साइज एंड इन्वेस्टमेंट, कितना साइज है, ठीक है, और कितनी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कम इन्वेस्टमेंट होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट इज ऑफिशियल क्लासिफिकेशन। ये एक एक करके हम सारे स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज, extractive industries, manufacturing industries and last is construction industries. जेनेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है कि जहां पे हमें, जेनेटिक का मतलब समझते हो आप लोग? यस मैम। सुना वर्ड कभी मैम जेनेटिक? बायो, यस यस मैम मैम यस मैम। बायो में सुना है। हाँ जी, आपने सुना होगा जेनेटिक्स की, जहाँ पे हम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस में है कि हम एक ब्रीड को जो है वो जेनेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। लाइक जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या है, हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की सर्टेन स्पीशीज को प्रोड्यूस करना, मल्टीप्लाई करना। लाइक इन द केस ऑफ पोल्ट्री फार्म्स, वहाँ पे hen होते हैं, ठीक है, वो आगे आगे प्रोडक्शन उनकी होती रहती है। और ब्रीडिंग फार्म्स जहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, आप छोटा सा किसी एक सीड ही, बीज, सीड होता है बीज, ठीक है, अगर आप उसको डालते हो कहीं पे तो उसके प्लांट उगने स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, ठीक है। तो वो जो हमारा है ये मल्टीप्लाइंग करना, प्रोडक्शन करना एक प्लांट और उसके और एनिमल्स की स्पीशीज को, वो होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऐसे आपके एक्सट्रैक्टिव है। मैन्युफैक्चरिंग आपकी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। जेनेटिक मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो जीन्स होती हैं, लाइक एनिमल्स में होगी, प्लांट्स में होगी, तो हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हम उनके बना सकते हैं। और ये किसके लिए हम करते हैं? जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि हमें एग्स हैं, एग्स हैन के एग्स हैं, वो हम सेल करते हो तो उससे हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और जो प्लांट की सीड्स हैं उससे हमने वो बनाई, उसकी पूरी स्पीशीज जो है उसको जनरेट किया, तो उसको हम सेल करेंगे तो उससे भी हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा जब हम इनकी सेल करते हैं। तो ये तो होगी हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है हमने किस तरह का जो इंडस्ट्री है वो ओपन करनी है। सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो है दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, किसी चीज को निकालना। अब एक्सट्रैक्टिव कहाँ से होती है? नेचुरल सोर्सेज से होती है, लाइक सॉइल से होगी, एयर से होगी, वाटर से होगी। सॉइल से हम ऑयल निकालते हैं, ऑयल हो गया। वाटर से हम फिशिंग, फिश लेते हैं हम, ठीक है, फिशिंग हो गया। सॉइल में एग्रीकल्चर बिजनेस हो गया, ठीक है, हंटिंग हो गया। तो ये सारे क्या है? हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, जहां से हम डायरेक्टली अपने नेचुरल सोर्सेज से हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद हम उसकी सेल करते हैं और वहां से हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, हमें मनी जो है वो मिलती है। तो ये होगी हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ने टेंडर लिए होते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर रोड कंस्ट्रक्ट करने हैं, ये बिल्डिंग्स, कैनाल्स हो गए, पुल हो गए, ठीक है, डैम्स हो गए। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये टेंडर लेती हैं और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं। इन इंडस्ट्रीज का मतलब सेल की ये नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है कि ये जो काम करते हैं बिल्डिंग का, फैब्रिकेशन का, वो एक फिक्स साइट पे करते हैं और फिक्स प्राइस पे ये करते हैं। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जहां पे इन्होंने रोड्स, बिल्डिंग्स, कैनाल्स, ब्रिजेस, डैम्स वो बनाना होता है और ये फिक्स साइट पे बनाते हैं और उसको एक पर्टिकुलर रेट पे जो ये टेंडर है ये खरीदा जाता है। उसके बाद आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या? उसको बनाना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। रॉ मटेरियल्स, मैं बार बार ये टर्म यूज कर रही हूँ, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग मटेरियल, जहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और ये जो रॉ मटेरियल्स की सिलेक्शन होती है ये रिसर्च बेसिस पे सिलेक्शन होती है। इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रिसर्च करके
बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ते हैं, तब जाके ये फाइनल होता है कि हमने कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना है, कौन से सॉल्वेंट्स हमने यूज करने हैं इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर अवर फाइनल प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, रॉ मटेरियल हो गया या सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स हो गए। कई बारी क्या होता है कि अगर 5 स्टेप रिएक्शन है आपकी, तो फर्स्ट 2 स्टेप की जो रिएक्शन है, सेकेंड स्टेप की जो रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होता है, तो हम डायरेक्टली उसको वहां से परचेज कर लेते हैं रेदर देन टू परफॉर्म द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ द सिंथेसिस। हम 2 स्टेप्स नहीं करते हैं, और जो 2 स्टेप्स का हमारा प्रोडक्ट है वो हम डायरेक्टली मार्केट से परचेज करके, और जो हमारी आगे 3 स्टेप की रिएक्शन है वो हम करते हैं। तो सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स को भी हम यूज करते हैं इसमें, सो दैट कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, हमारे फिनिश प्रोडक्ट में। ये एग्जांपल किसकी दिया मैंने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, जो ये वेरियस पार्ट्स है, ये मेनली हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ही होते हैं। एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमने उस चीज को एनालिसिस करना कि वो ठीक है या नहीं ठीक है, जो उसकी लिमिट्स है वो उसके विद इन द लिमिट्स है या नहीं है। सो प्रोडक्ट को हम एनालाइज करते हैं। अगर उसमें किसी तरह का कोई भी आपका मटेरियल है, एचपीएलसी, इसमें एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज होते हैं। एचपीएलसी हो गया, टीएलसी हो गया, जीसी हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया। ये सारी हम जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, ये हमारी ऑयल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अगर हमने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, तो हम जो क्रोमेटोग्राफी हमारी टेक्निक्स होती है लाइक एचपीएलसी और जीसी, वो हम यूज करते हैं। उसमें हम कैसे यूज करते हैं, हमने सैंपल लिया, सैंपल को हमने जो भी उसकी है उसका प्रिपरेशन जो है वो हमने उसको प्रिपेयर किया, कितना हमने लेना है, कितने उसमें कितना ग्राम्स में वो हमने सैंपल लेना है, कितना उसमें सॉल्वेंट डालना है, फिर उसको हम शेक करते हैं। स्मॉल वॉयल्स होती हैं। वॉयल्स मतलब एक छोटी सी कांच की एक शीशी होती है, बिल्कुल स्मॉल साइज की होती है, जो कि हमारे एचपीएलसी के इंस्ट्रूमेंट में फिट होती है। तो वहां से हमें पता लगता है कि जो हमारा प्रोडक्ट जो हमने सिंथेसाइज किया है उसमें कोई दूसरा एलिमेंट तो नहीं है। अगर वो दूसरा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होगा, किसी तरह की इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट होगी, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा ग्राफ आएगा। तो जैसे सैंपल रन करता है मशीन्स में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे सैंपल रन करता है तो पीक्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हमें पता लगता है कि इम्प्योरिटीज है या नहीं है। सिमिलर क्या होता है कि एक मटेरियल में अगर डिफरेंट मटेरियल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, मैंने एग्जांपल दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, एक मिक्सचर में से हमने जो कंपोनेंट्स हैं, एक मिक्सचर में से जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेट आउट करना। मिक्सचर को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग फ्रैक्शंस में सेपरेट आउट करना, सो दैट जो भी है उसमें इम्प्योरिटीज है वो हम फाइंड आउट कर सकें। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में क्या है, जहाँ पे हम एक या दो मटेरियल्स को लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, पूरी हम रिएक्शन फॉलो करते हैं, और हमारा एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो बनता है। ये किस के केस में हो गया, केमिकल्स में हो गया, ड्रग्स हो गया, सोप हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए। तो ये सभी जो है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय द सिंथेटिक इंडस्ट्री, कि जहाँ पे हमने एक या दो या तीन जितने भी हमारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लेते हैं, उनको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, उनका सिंथेसिस का जो भी स्कीम है, जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं हम कि इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारी रिएक्शन होनी चाहिए, इतना पीएच होना चाहिए, ठीक है, जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनको हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बनता है वो हो गया हमारा सिंथेसिस, सिंथेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसको हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस मतलब
उसको चेक करना कि उसमें जो भी उसका प्रोसेसिंग का पूरा मेथड होगा, जो जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हम प्रोसेस करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो है प्रोडक्शन के, एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी हमारी स्टेजेस होती हैं, तो जो जो रॉ मटेरियल्स यूज होना होता है वो हम यूज करते हैं। लाइक ड्रग्स हो गया, ड्रग्स को बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जितने भी हम मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे प्रोसेस करना होता है। शुगर इंडस्ट्रीज हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज हो गया, तो उनमें लास्ट इसमें आता है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग का मतलब क्या है? असेंबल करना। किसको असेंबल करते हैं हम? पार्ट्स हो गए, हमारे कंपोनेंट्स हो गए किसी भी इक्विपमेंट के, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हमने असेंबल करना है, उनको जोड़ते हैं हम, सो दैट जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसके वो पार्ट्स हैं वो बन जाए। लाइक इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, कार्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो पहले बनाते हैं, फिर उनको असेंबल करते हैं, फिर हमारी जो कार है वो बनती है। Production of cars, production of scooters, television, computers, as well as the production of instruments जो हमारे फार्मेसी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए भी पार्ट्स होते हैं, उनके भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो राइट पोजीशन पे लगे होने चाहिए, तभी जो हमारा एक कंपोनेंट, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनता है। तो ये तो थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स, कि हमने कौन सी चीज जो है वो बनानी है। उसके बाद आता है हमारा साइज एंड इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर, लार्ज इंडस्ट्रीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज। लाइट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम लगती है, और उसमें जो हमारा प्रोडक्शन, जो भी हमने प्रोडक्ट को बनाना है उसके जो प्रोडक्शन साइकिल है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कम टाइम का होता है। लाइक इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लासेबल ट्यूब्स, रबर ट्यूब्स, टिन कंटेनर्स एक्सेट्रा। तो इनको बनाने के लिए क्या होता है कि जो भी हमारा पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, और इनमें जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा पैसा लगना होता है इन इन बिजनेस में, इन इंडस्ट्रीज में, तो वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। हैवी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि इनमें हमें बहुत ज्यादा इनकम चाहिए होती है इनको स्टार्ट करने के लिए, और इनको इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इनकम चाहिए होती है, और इनका जो प्रोडक्शन का साइकिल होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल होता है। लाइक एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती भी बहुत बड़ी है, तो उनको देख के ही पता लगता है कि इसमें कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लगता है। उसके बाद आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल क्या है कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी आती है, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स भी आते हैं, उसमें मशीन एंड टूल्स, कैपिटल में सब कुछ ही आता है। कैपिटल का मतलब क्या है कि हमने जो इंडस्ट्री है वो, उसमें कितनी इन्वेस्ट करनी है, हमने इंडस्ट्री खोल ली तो उसमें कितने बंदे होने चाहिए, कितनी मशीन होनी चाहिए, सब कुछ। तो ये हमारा होता है कैपिटल। ये फर्क है, दो तरह के हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में एज ए नेम सजेस्ट लार्ज है, तो हमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगी, पैसे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होंगे, हमें उतने ही नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए होते हैं, मशीनरी भी उसी हिसाब से चाहिए होती है, मशीनरी एंड टूल्स हमें अकॉर्डिंग टू अवर कंपनी वो चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है कि हमारा कम मशीनरी होती है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होती है, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनमें बहुत लैक्स, इन बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल जो है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होती है, और उनमें जो मशीनरी एंड टूल्स है वो भी कम होते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफिशियल क्लासिफिकेशन। ऑफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या है, हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग, हमारा एक्ट है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसमें शेड्यूल्स हैं, तो उसके फर्स्ट शेड्यूल के अंडर हमें इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया होता है कि किस तरह की इंडस्ट्री है, जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हिसाब से जो इंडस्ट्रीज है उनको हमने क्लासिफाई किया होता है। लाइक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये अलग से इंडस्ट्रीज होती है, मेडिकल एंड सर्जिकल अप्लायंसेस की अलग से होती हैं। तो जो भी हमने इंडस्ट्री खोली है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो होता है जहाँ पे रिसर्च होती है वो हमारी अलग होती है, जहाँ पे हमारी मेडिकल की और सर्जिकल की जितने भी हमारे इम्प्लायंसेस, उनमें जितनी भी हमारी चीजें बनती हैं वो अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉस्मेटिक्स की अलग होती है।
तो ऐसी जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो क्लासिफाई की गई है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। और ये कौन क्लासिफाई करता है? हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्लासिफाई करते हैं। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रीज। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। मैम हाँ जी। मैम जो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है मैम, मैम हम कह सकते हैं कि मैम वहाँ पे फॉर्मूला भी मेंटेन किया जाता होगा मैम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। हाँ जी, फॉर्मूलाज होता है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूलाज बनते हैं, पूरा मेथड होता है, ठीक है। और उसके बाद जितना उस जो भी डिजाइन किया होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें काम करना पड़ता है। वो मैम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ही आएंगे सर। वो डिपेंड करता है, वो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। जो प्रोसेसिंग अभी मैंने आपको बताया उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हमारा जो है वो एथिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल यस मैम। फार्मेसी में हमारे एथिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनका जो है वो हमारे फार्माकोपिया में मेंशन होता है, या रिसर्च। तभी तो हर एक कंपनी का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होता है, ठीक है, कि हमें इतना पूरा प्रोसेसिंग स्कीम होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जितने जितने हमें अमाउंट लेनी होती है वही हमें उसी को यूज करना पड़ता है, सो दैट जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मीट करे। यस मैम। ठीक है। यस मैम।